16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या स्किप करना है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारा इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर को। तो पेज नंबर 31 अपनी अपनी बुक्स निकाल लें और साथ साथ में मार्क करते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको खुशी की खबर दे दूं ना यार, ये सारा काट दो ना, करो यार, ऐसे ना करो। हम बाकी स्कूलों वाले टीचरों की तरह थोड़ी ना कि सारे ही करवाए जाएंगे जी। इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ना आए बाकी सारा करते थे। खैर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और एन आयन। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि Na, एक एग्जांपल लिए, Na दैट इज कार्ड सोडियम। तो Na के ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरीन। ये आपको साहब अच्छे जानते हो, बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। ठीक है, तो जो भी ये चार्ज होता है, जब कुछ ना हो साथ में क्या होता है? वन होता है। जब कुछ ना हो साथ में कौन होता है? वन होता है। मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। द ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, कि ये जो चार्ज जो भी इस किसी भी एटम के ऊपर होता है, किसी भी आयन के ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव की मिसाल Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, नेगेटिव की मिसाल। तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल की हेडिंग देकर E डॉट जी फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कर लेना, बस इसमें ये करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने इसको अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्या है? रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपने यही हेडिंग देनी है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त कौन कौन से रूल्स को हमें यहाँ माइंड में रखना चाहिए। तो फर्स्ट रूल, एटम प्रेजेंट इन फ्री एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीरो, कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो होता ही नहीं। अगला कौन सा है? फॉर मोनोटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। तो ये भी हम एग्जांपल देखिए, ये मोनोटॉमिक मतलब एक है, एक आयन है, इस पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। यानी कि इन दैट केस Na positive one has an oxidation number of +1 and Cl negative has an oxidation number of -1। ये एग्जांपल आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है? दी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन दी पीरियोडिक टेबल आर असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर +1। यानी कि पीरियोडिक टेबल आपने देखा है ना, तो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, इस तरह उसके क्या होती हैं? ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसका नंबर देते हैं 1, इसको नंबर 2 देते हैं, फिर उसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, फिर आपके पास यहाँ पर ग्रुप नंबर आती हैं। तो वो कहते हैं जो कुछ ग्रुप का नाम नंबर होता है ना, 1 है तो उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, ग्रुप 2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ग्रुप 3 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा, एंड दूसरी चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद बाइंडी कंपाउंड्स। बाइंडी कंपाउंड्स बोले तो NaCl जब मिल जाती हैं तो वो बाइंडी 2 बना देती हैं। बाइंडी कंपाउंड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज असाइंड एट नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी मिसाल देता हूँ, NaCl। अभी वही एग्जांपल को हम एक एग्जांपल को लेके चलेंगे, क्यों बार बार हम आपको लहदा करवाई जाएंगे, इतना हम वेली थोड़ी ना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना है, N बड़ा होता है, A छोटा होता है, C बड़ा होता है, L बड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो Na के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो Cl के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? इसमें क्लोरीन। तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? माइनस होता है, जिस तरह हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा है। ये आगे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं, यही वाले एग्जाम्पल को आपने अपने वर्ड्स में करके लिख देना। ठीक है, ये पॉइंट रहने दीजिएगा। ठीक है, और आपने हमेशा देखा होगा हाइड्रोजन एटम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। HCl में +1, जिस तरह H, अभी H और साथ में किसकी एग्जाम्पल लेती हैं? Cl की। तो Cl का आपको पता है -1 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? +1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? जो हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है? +1 होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने देखा होगा दी एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीजन, जिस तरह ये फिक्स है ना, हाइड्रोजन का मोस्ट ऑफ द केसेस, हर दफा नहीं, समटाइम्स ये -1 भी हो जाता है, लेकिन आपने सिर्फ इतना ही करना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। इन द सेम वे ऑक्सीजन तो होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। ठीक है, द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, हम लेते हैं NaCl की एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है इक्वल है ये वाला। ठीक है, तो +1 और -1 इक्वल टू 0, यानी कि अगर न्यूट्रल कोई भी कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर ये एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी नहीं करो, रहने दो एग्जाम्पल, जब वो नहीं करना तो एग्जाम्पल क्या करनी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये भी रहने दो। ठीक है,
ये भी रहने दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ है ना, एक इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लगाए हुए हैं, बस ये आपने याद कर लेनी है। जिस तरह मिसाल के तौर पर कार्बोनेट है ना, इसका जो पोलिटामिक आइंस है, इस CO3 2 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट, ठीक है। SCO3 1 नेगेटिव यूनि नेगेटिव, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, बस ये याद कर लेने। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपके कहीं आगे बहुत यूज़ होने हैं। SO4 2 नेगेटिव का सल्फेट, बस ये अपने चार जो है ना, बस ये कर लो। SO4 2 नेगेटिव बोले तो सल्फेट, OH नेगेटिव बोले तो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इतना मुन्ना भाई, तो ये रहने दो यार। अच्छा जी, उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो आपके पास है टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, ये एक बात याद रखना है कि ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पर रिडक्शन भी होती है। ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ भी डेफिनेशन पढ़ती है ना, ठीक है। बस ऑपोजिट प्रोसेस, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम स्टार्ट करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हो, एक चीज़, दूसरी चीज़ या हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, तो इन दोनों केसेस में को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है और हाइड्रोजन निकल रही होती है, हाइड्रोजन इज रिमूव, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगी, रस्टिंग ऑफ आयरन, बस रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्साइड, बस ये रहने दो, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बस इतनी करनी, बाकी रहने दो, ठीक है। ये भी रहने दो यार, अगर कर सकते हो तो ये पहले वाला कर लेना, ठीक है, रिएक्शन, अदरवाइज वो भी रहने दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी रहने दो यार, ये रहने दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम ऑक्सीडेशन को डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक हमने वो पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दूसरी डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसके एग्जांपल में सिर्फ आपने ये वाली कर लेनी, बस ये वाली एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, बस ये इसमें क्या हो रहा है, देखो जरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, बस, ठीक है। उसके बाद आपने डेफिनेट करनी रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, ये उसका उल्टा, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। वो क्या था, ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वो क्या था, ऑक्सीडेशन क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस इतनी सी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एग्जांपल करनी है तो ये इसके एक एग्जांपल कर लो, बस इसके अलावा आप रहने देना, ठीक है। ये रहने देना एग्जांपल, ये वाले करने को, ये कोई नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपकी डेफिनेशन है रिडक्शन की। तो व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। अब जरा गौर से देखो, ऑक्सीडेशन क्या था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा था, लोस्ट निकाल रहा था, निकलो भाई निकलो निकलो, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल में सिर्फ ये कर लो, बस ये Fe3 पॉजिटिव आयरन के इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और ये Fe2 पॉजिटिव, बस ये एग्जांपल कर लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने रिडक्शन की डेफिनेशन रहने देनी है, ये रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है ना, वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। तो जब दोनों मिल बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ पर एक ही वक्त में, साइमल्टेनियस बोले तो एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यानी कि एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन आ भी रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जा भी रहा होता है। ये इसका एग्जांपल अगर आपने करनी, पोटेशियम पर मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, लेकिन आप लोग ये रहने दो, ठीक है, ये भी रहने दो, छोड़ दो यार, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कि नेम रिप्रेजेंट कर, लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। लेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बॉन्ड्स ब्रेकिंग हो रही हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, बस, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स और देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं किसमें से, एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर डिकम्पोज इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये अपने पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो हमने आयनिक कंपाउंड्स जो है या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एनी हाउ, अब नेक्स्ट ये अगर लॉन्ग में आ जाए तब भी आपने इस तरह लिखना है, शॉर्ट में आए तो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये भी पूछ सकते हैं, आपकी दो डेफिनेशन इस डेफिनेशन में कवर हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलिटिक बाथ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि ये जो एक सेल मैंने बनाया ना इस तरह करके, ये वाला, इसके अंदर ये यहाँ पर सारा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स या एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो मैंने आपको ये भी बात बताई ये वाला, ठीक है। तो ये जहाँ पर एक सेल यानी कि वो टॉप जो सेल जहाँ पर ये सारा काम हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? येलो कलर, माई फेवरेट, येलो पहना हुआ है, फेवरेट देखो अभी भी। अच्छा, बहरहाल तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, इस तरह करके, ठीक है। एक होता है एनोड और एक क्या होता है? कैथोड, ठीक है। एनोड क्या होता है? एनोड क्या होता है? एनोड वो होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि ये एनोड। इन इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। और कैथोड क्या होता है? जिस पर क्या चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज हो इन दी इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। सिर्फ ये करने हैं आपने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये भी रहने दो, ये लॉन्ग में आए तो बस ये वही कर लेना, ठीक है। लॉन्ग में आए ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है, ठीक है। लॉन्ग में आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेडिंग देकर ये लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइन जो मैंने हाईलाइट की ये लिख देनी है, बस मैंने आपको समझा दी ना सारा, ठीक है। एनोड और कैथोड क्या होता है ये लिख देना है। और एनोड ये बनाने के बाद आप लोग अगर ये कर सकते हो लॉन्ग पॉइंट व्यू से कर लो भाई, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये लॉन्ग में आए तो ये लाजमी बना देना, कुछ भी नहीं है, ये वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो मैंने भी आपको बताया। एक एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक कैथोड है जिस पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, बस। और ये जो बीच में डाला हुआ जी मैंने आपको बताया ना, फ्यूज्ड आयनिक सॉलिड्स या एक्वस सॉल्यूशन, तो वो आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। सिर्फ ये वाली फिगर एक बना देना बस आप, अच्छी सी प्यारी से करके, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ये रहने देना यार, ये वैसे पर्सनली बताऊँ ना, मुझे बड़ा बुरा चैप्टर लगता है ये वाला, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? द रिएक्शन व्हिच अकर नेचुरली विदाउट एनी एनर्जी इनपुट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मिसाल के तौर पर पहाड़, इस तरह है ना, पहाड़ों से पानी खुद ही नीचे आता है, तो ये वो खुद ब खुद जो चीज़ नीचे आई दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। या ऐसे रिएक्शन होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो एक दफ़ा स्टार्ट कर दें, धक्का लगा दें, बाद में खुद ब खुद ही चलते हैं। वो कैंडल होती है ना, उसको हम ऐसे करके वो जला देती हैं तो वो बाकी रिएक्शन वो खुद ब खुद ही कैंडल जलती रहती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल किसकी है? डेफिनेशन इसकी नॉन स्पॉन्टेनियस की। रिएक्शन रिक्वायर कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी, कि जिसमें हमें बाहर से धक्का देना पड़ता है, ठीक है। वो कौन सी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आपने ये आपके पास यहाँ पर एक आपकी पानी की टंकी है, मिसाल एक एग्जांपल ले लो, पहाड़ों पर ले लो ना, ये पहाड़ है, अगर ऊपर से नीचे पानी आना हो तो वो खुद ब खुद आ जाता है, तो वो एग्जांपल किसकी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर लेकर जाना हो तो वो खुद ब खुद जाएगा? बताओ ज़रा, जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें नीचे से ऊपर भेजने के लिए पानी को, वाटर अप हिल करने के लिए वो नीड सम टाइप ऑफ गैजेट लाइक इनपुट एनर्जी, लाइक मोटर वगैरह लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो उसको पुश करेगी, भाई पानी ऊपर जाए ऊपर, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होगी दैट इज दी, वो जो रिएक्शन होगा, वो जो एग्जांपल होगी वो किसकी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी देखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट। बड़े खुशी हो रही हो, बहुत खुशी होती हो, बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये लॉन्ग जो है ना, मैं आपको नहीं करवा रहा, ये जो है ना एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग होंगे सिर्फ आपने वही कर लेनी है, बाकी जो मैं करवा रहा हूँ लखैर करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये करनी है, ये सारी करनी है, ठीक हो गया। आपने याद रखनी, लिथियम पोटाशियम ऐसे ही याद रखने, और नहीं याद रखना नहीं करवाता यार, मुँह देखो रोने वाले हो गए हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, ये रहने दो यार, ठीक है, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड, ये भी रहने दो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये भी रहने दो, ठीक है। ये आपको समझ नहीं लगनी है तो इसलिए समझाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही ये एग्जाम। ओए सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने काट दिया, सॉरी। तो ये है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
फ्यूल सेल्स। तो व्हाट आर फ्यूल सेल्स? फ्यूल सेल्स प्रोवाइड अ मेथड इन विच केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो दे आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? दिस सेल्स आर गैसेस फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये गैसेस फ्यूल्स को यूज़ करती हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिर्फ आपने फ्यूल सेल्स की डेफिनेशन यहाँ से लेकर याद करनी, ठीक है। ये किस पर कंपोज होता है? ये वैसी आप लोग सिर्फ मैं आपको बताता हूँ ना क्या करने इसमें, अगर लॉन्ग पॉइंट व्यू से भी है तो डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये फिगर देख लें, ठीक है। फिगर देखने के बाद ये रिएक्शंस आपको इतनी देखना, अभी आप देखिए इतनी रिएक्शंस आप पीछे पढ़ें तो आपको समझ लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद इसके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है इसके? सबसे पहले आपने फ्यूल सेल्स की डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स produce zero emission of carbon dioxide because water is the only product. Fossil fuels on the other hand produce carbon dioxide, nitrogen oxides and sulfur oxides which are very harmful to the environment. अगर ये नहीं करना तो आप लोग क्या कर सकते हो इसकी जगह? fossil fuels on the other hand produce different गैसेस विच आर वेरी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, ये लिख लो, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेकंड वाला पॉइंट, एडवांटेजेस जो इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग पॉइंट व्यू से भी। फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट, यानी कि फ्यूल सेल्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। क्यों? बिकॉज ये इसके बाद आपने ये लाइन लिख देनी, ये वाली जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, बिकॉज दे कन्वर्ट 75% ऑफ द बॉडी एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, बस ये वाली, ठीक है। तो क्या करना है, समझ लगी कैसे करने? मैं कर भी देता हूँ। फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट, उसके बाद इसके आगे क्या लिखना है? ये वाली लाइन, बिकॉज दे कन्वर्ट 75% ऑफ बॉडी एनर्जी टू ऑफ फ्यूल्स टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस लेस नॉइज पोल्यूशन, आवाज़ नहीं इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करते, जिसका जनरेटर चल रहा है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। फ्यूल सेल्स आर सस्टेनेबल, तो ये आपकी बस ये चार जो है वो एडवांटेजेस कर लेने आपने, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका इसके डिसएडवांटेजेस, सारी बात है, एक चीज़ जिसके फ़ायदे और नुकसान भी तो होते ही हैं ना, ठीक है। तो फ्यूल सेल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, फ्यूल सेल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बड़े ही महंगे होते हैं, हाई कॉस्ट होते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। हाइड्रोजन बीइंग हाईली इनफ्लेमेबल रिक्वायर्स वेरी स्पेशल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये इनको एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अभी पढ़े ना, फ्यूल सेल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, क्यों? क्योंकि एक तो इसकी प्रोडक्शन भी महंगी है और दूसरा जो है इसको प्रोड्यूस करने के बाद अगर स्टोर करना हो या ट्रांसपोर्ट करना हो तो इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। थर्ड वन क्या है कि फ्यूल सेल्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स आर लेस ड्यूरेबल देन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, सो दे आर नो सो लॉन्ग लास्टिंग। अभी रिसर्चेज वगैरह हो रही हैं जिसकी वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग यानी कि ज़्यादा देर तक हम चला सकें, लेकिन अभी तक काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो गई हुई है। तो बहरहाल इस अकॉर्डिंग टू दिस बुक, fuel cells and electric motors are less durable than petrol and diesel engines, so that they are not so long lasting. इनको हम पायदार नहीं, इसको हम इतनी लंबी अर्से तक चला नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रूजन। क्रूजन हम उर्दू में कहते हैं जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। दिलों को जंग लग गई हैं, वही वाला जंग नहीं भाई, वो और जंग होता है, ठीक है। वो तो अल्लाह की इबादत ना करे तब दिलों को जंग लगती हैं। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। Corrosion is a natural process due to which a metal suffers gradual decay. बड़ी मजे की डेफिनेशन, मेटल सफर ग्रेजुअल डिके व्हेन इट इंटरेक्ट्स केमिकली विद इट एनवायरनमेंट, यानी कि ये आपके पास एक मेटल सरफेस, जब इसको जंग लग जाता है ना, जब इसको क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, तो क्या होता है ये यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो ग्रेजुअल डिके, आहिस्ता आहिस्ता डिके होने लग पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्रूजन। आप लोगों ने क्रूजन हर मेटल को लगती है, लेकिन आपने जो है ना, हमने एक तरह की क्रूजन बड़ी अच्छी से सुनी हुई है, वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे को जंग लगता है, तो ये आपका कॉमन एग्जांपल इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, इसमें ना ये वैसी सेपरेट भी आ सकता है कि वर्ड डिफाइन रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बन जाता था, तो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेयर आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वेयर आयरन
ये जो आयरन होता है ना Fe आयंस की फॉर्म में, रिएक्ट किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ करता है, ठीक है। एंड वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इसलिए कहते हैं पानी से बचाओ, क्योंकि वाटर वो कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से पानी आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन Fe3 पॉजिटिव साइड बना देती हैं, ठीक है। वंस आयरन बिगेन्स टू रस्ट द प्रोसेस विल कंटिन्यू एज रस्ट इन प्योरस एंड अलाउज बोथ एयर एंड मॉइस्चर टू कम इनटू कांटेक्ट विद, हेंस ऑल द मेटल्स विल क्रूड इवन थ्रू टाइम। बस ये इतनी याद कर लो, एग्जांपल पे सिर्फ इतनी कर लो, ठीक है। A common example is rusting is iron, where iron define rusting of iron, ठीक है। डेफिनेशन आई या एग्जांपल आए तो आपने ये लिखनी है, where iron reacts with water with oxygen and water present in the atmosphere to form hydrated Fe3 oxide। तो बस ये एग्जांपल कर लो, ठीक है, बस ये इतनी कर लो, ठीक है। ये देखो ना, ये Fe2 पॉजिटिव, बहरहाल छोड़ दो इसको। उसके बाद अगला क्या है कि अगर हम कहते हैं जंग लग जाता है, जंग लग जाता है, तो इसको खत्म कैसे किया जाए, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। तो नंबर 1 इज कॉल्ड कोटिंग ऑफ द मेटल सरफेस, यानी कि अगर आपके पास ये एक मेटल है ना, मेटल की सरफेस है, ठीक है, हम इसकी मेटल की सरफेस के ऊपर क्या करें, मेटल की सरफेस के ऊपर एक खास तरह की कोटिंग कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर लेयर कर देते हैं, जिस तरह पेंट वगैरह नहीं करते, तो इस तरह वो डायरेक्ट जो है ना जंग लगने से बच जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो हिंडर करेगी ना उसको, जहाँ इसकी इस मेटल की सरफेस तक आने नहीं देगा, ठीक है, ऑक्सीजन या वाटर को, तो जब वो आने नहीं देगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जंग नहीं पड़ेगा। तो कोरोजन कैन बी अवॉइडेड बाय कोटिंग द मेटल सरफेस, यानी कि उसको हम थोड़े से कोट कर देते हैं। What we done for this process, for this purpose the metal surfaces are protected by either greasing with oil or painting। वही वाली बात की है कि इसके ऊपर एक तैल चढ़ा दो ऑयल की या ग्रीस की, ताकि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ इसके साथ रिएक्ट ही ना कर सके। तो सेकंड प्रोसेस इज दिस गैल्वेनाइजेशन, तो ये सेपरेट भी आ सकते हैं, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन इज अ कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन, इसके जरिए हम आयरन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और स्टील को भी, किससे, फ्रॉम रस्टिंग से, जंग लगने से। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ एन आयरन शीट, यानी कि एक आयरन शीट होती है आपके पास, डिपिंग ऑफ आयरन शीट और इन अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक, यानी कि ये हम इसको क्या करते हैं, एक मोल्टन जिंक की ना, एक मतलब जिंक में हम इसमें डिप कर देते हैं। अ लेयर ऑफ जिंक मेटल गेट्स डिपोजिटेड ऑन द आयरन शीट एंड प्रिवेंट्स रस्टिंग, यानी कि ये जो है ना, मैं आपको एग्जांपल फिर मैं बता देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको समझ लग जाए अच्छे से। ग्रीन कलर ले लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या थी, मेटल सरफेस थी। मेटल सरफेस को आपने डिप किस में कर देना है, किस में डुबो देना है, जिंक के अंदर, मोल्टन जिंक के अंदर। तो इस तरह क्या होता है, ये इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाती है इस तरह इसके ऊपर ना, जो इसको क्या करती है, जंग से जाती है इस तरह, ऐसे ऐसे करके इसको, मतलब समझ लग रही है ना, बात समझ गई ना, ठीक है। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ये रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Electroplating is a process in which a metal is deposited on another metal electrically, ठीक है। यानी कि हमने इसमें भी मेटल को क्या करना होता है, बचाना होता है जंग लगने से, या डिफरेंट इसकी जो है वो हमारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। एक मेटल, उसके हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक और मेटल के डिपॉजिट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, लेकिन एक प्रोसेस जिस तरह नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोलिटिकली हम ये काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, ठीक है। यानी कि दोबारा एक मेटल है, एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर क्या कर देते हैं, लेयर कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये वाली मेटल जो है वो जंग वगैरह लगने से बच जाए, प्रोटेक्शन हो जाए इसकी। ये वाला इसके एडवांटेजेस में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं। तो 1 इज प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, डेकोरेशन, कि वो हम कहते हैं सोने का मेडल मिले, वो कौन सा सोना होता है, सोने का पानी चढ़ाया होता है मिसाल के तौर पर। तो डिपॉजिट द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि ये तो महंगी होती है ना, ऑन द इनएक्सपेंसिव मेटल्स, यानी कि हम इनएक्सपेंसिव मेटल्स के ऊपर क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, ताकि वो क्या हो जाता है, उसकी ब्यूटी को एनहांस कर सके, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फर्स्ट वन इज डेकोरेशन, सेकंड वन इज प्रोटेक्शन, एंड थर्ड वन इज रिपेयर। तो समटाइम्स टू वेल्ड द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द मशीनरी बाय इलेक्ट्रो डेपोजिशन ऑफ मेटल्स। बस इतनी सिलेक्शन करनी है इसकी रिपेयर की, ठीक है। तो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये भी रहने दो, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हमने प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो, वेरी सॉल्युबल इन वाटर, पानी में अच्छी सॉल्युबल हो, अच्छा कंडक्टर हो, ठीक है, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, हाइड्रोलाइज, और सस्ता होना चाहिए। बस ये इतनी सी कर लेनी बस, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस शुड बी फुलफिल टू गेट डिपॉजिट्स, के उसकी वो क्या चीज़ है, हाई करंट डेंसिटी होनी चाहिए। यानी कि ये बस आपने 3 ये जो है ना वो कर लेना, क्योंकि मैंने आपको सारा टॉपिक नहीं पढ़ाया, इसलिए आपको मे भी अच्छे से समझ ना लगे, तो इसलिए बस आपने इसको कर लेना, ठीक है। तो नोबल मेटल्स, व्हाट आर नोबल मेटल्स, बड़ी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो नोबल मेटल्स क्या होती हैं,
अ ग्रुप ऑफ केमिकली अनरिएक्टिव एंड वैल्यूएबल मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, यानी कि ऐसी मेटल्स जो बड़ी शरीफ होती हैं, जो रिएक्ट भी नहीं करती, जो बड़ी वैल्यूएबल भी होती हैं, उसको हम कहते हैं नोबल मेटल्स। जैसे गोल्ड, हाय हाय हाय, सिल्वर, ठीक है। तो ये दीज आर दी नोबल मेटल्स, ये भी आपने कहनी, ठीक है। ये सारे रहने दो, कॉपर मेटल, ये गैल्वेनिक सेल्स, ये सारे रहने दो, ठीक है। उसके बाद आपने ये बस डेफिनेशन याद करनी, डेनियल सेल्स क्या होता है। डेनियल सेल यूजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। बस कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शंस, जो हमने अभी लास्ट डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद ये रहने दो। अच्छा, उसके बाद ये डेनियल सेल्स के बारे में आ जाए तो एक तो ये वो डेफिनेशन लिख देनी है। दूसरा लिख देना है, डेनियल सेल्स प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ अराउंड 1.10 वोल्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, बस ये, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स यूजिंग वोल्टेज डाटा, ये भी रहने दो, ठीक है। एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी मैंने आपको सोल्व कर दिए हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इज K2MnO4 इज +6, ये मैंने आपको सोल्व कर दिया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज +6। विच एलिमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बीइंग रिड्यूस्ड, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसमें रिड्यूस हो रहा है, तो वो कौन सा है, मैंगनीज, ठीक है। थर्ड वन का ऑप्शन है रिडक्शन। फोर्थ ऑप्शन का आंसर है नो प्रोडक्ट, इंस्टेड कॉपर मेटल विल गो इनटू सॉल्यूशन एज CO2 पॉजिटिव, ठीक है। यार ये मैं हमेशा छोड़ देता हूँ, ये मैं एक रह गया मेरे पास, ये मैं इसको बाद में कंफर्म करेंगे, ठीक है। विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, मैं कमेंट में ना जो है वो इसका आंसर दे दूंगा। विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन एट द एनोड व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो इसका आंसर क्या है, Cl2। 7 वाले MCQ का आंसर है हाइड्रोजन। 8 वाले का आंसर व्हाट इज प्रोड्यूस एट द केटोन, ये भी हमने पढ़ा भी था, तो क्या था इसका, वाटर, ठीक है। एंड विच ऑफ द मेटल इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करनी है इसको, ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद शॉर्ट आंसर्स, ये आपने कोई नहीं छोड़ना, ठीक है। ये आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने, ये हमने पीछे वैसे सारे मैंने मार्क करवा दिए, तकरीबन 1-2 हैं जो नहीं हुए। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपने कर लेने, इसमें सभी इंपॉर्टेंट करवा कर लेना, ठीक है। वो एक वीडियो लेता है अपना इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस पर, ठीक है। और ये आपका पेज नंबर 54 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।